भी अगर आता है किसी को तो 20 कीन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू 45 डिग्री यानी AS। अगला, नॉट विलिंग मतलब बंदे का मन ही नहीं है, यानी अपनी मर्जी से खाली बैठा है, वॉलंटरी। 22 बताओ किसी को अगर है आइडिया 22। एक बात बताई थी इसमें, जब भी एक्सेस, डेफिशिएंट, डिमांड या गैप्स के बारे में लिखो, इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी, वहां हमेशा विद रेफरेंस टू फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो एक्सेस डिमांड खाली AD ग्रेटर देन AS गलत हो जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। AD ग्रेटर देन AS विद रेफरेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सही है। कई बच्चे A लिखते हैं डेफिनेशन में भी, वो गलत। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है भाई, सब लिखना जरूर। अगर सिर्फ लिखा होता है AD मोर देन AS, AD लेस देन AS, तो एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड नहीं होता, वो स्टॉक वाला आंसर होता है कि अनप्लैन्ड, अनडिजायर्ड, वो वाला आंसर होता है। अगला, ये बात साइड में लिख भी लो। अगर AD मोर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा होता तो एक्सेस डिमांड, खाली AD मोर देन AS तो फिर डिक्रीज इन स्टॉक वाला आंसर। मैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें। AD more than AS at full employment point। अब बताओ क्या आंसर होगा। अब इन डिक्रीज इन स्टॉक नहीं होगा, बताओ। एक्सेस डिमांड। ये होगा लास्ट वाला डेफिशिएंट डिमांड। तो ये चार बातें तुम्हारे सामने हैं, 1 2 3 4। जूम भी कर देता हूँ किसी को अगर ना दिख रहा हो नीचे वाला हिस्सा तो। ये देख लो, पहले नोट कर लो आराम से, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। सारी बातें नोट करना, ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, हाई ऑर्डर में फंसोगे अगर ये नोट क्लियर ना हो तो।
चलो लिख लिए होंगे अब तक सबने, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी थर्ड बताओ भी, किसी को आंसर लगता है तो। 23 एडी बढ़ाना है। सोचो भाई कोई। बैंक रेट बढ़ाने से तो बात नहीं बनेगी, गवर्नमेंट बेचेगी तो भी नहीं। नन ऑफ द अबव। एक शॉर्टकट बताया था, एडी अगर बढ़ाना है तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे वो घटाने पड़ेंगे। तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो पहले ही कट हो गया, और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो पब्लिक से पैसा ले लेगी, तो ये भी कट हो गया। 24 बताओ भाई, किसी को आता है तो। कॉम्बैट मतलब डिमांड को घटाना है, तो ऊपर शॉर्टकट देखो, रिवर्स कर दो इंस्ट्रूमेंट को। इंक्रीज इन बैंक रेट। हाँ तो देखो शॉर्टकट से ही काम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब तुम्हें दिमाग नहीं चलाना, शॉर्टकट हर जगह लगाना है, पर कई बार चल जाता है ऐसे। वो बात अलग है, अब एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं, थ्योरी या ट्रू फॉल्स स्टाइल में आएंगे तो हो सकता है चल जाए शॉर्टकट। नहीं तो लॉजिक तो देखो सबसे पहले ही प्रेफरेंस होनी चाहिए। 25 बताओ। फिस्कल नहीं होना चाहिए। फिस्कल में दो चीजें होती हैं, गवर्नमेंट टैक्स और एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट है, यानी फिस्कल, ये तो फिर क्लियर ही हो गया हमारा बी। ये तो सब मॉनिटरी हो गया, क्रेडिट सेल और ये सब। आगे चलते हैं। बताओ भी क्या लगता है, टाइट मॉनिटरी मतलब डिक्रीज मनी या डिमांड? हमें डिमांड और पैसा घटाना है, पब्लिक का टाइट करना है बिल्कुल मामला। क्या लगता है? बैंकों को, पब्लिक को सिक्योरिटी बेचो, पेपर बेचा, पैसा लिया। सिक्योरिटीज क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स ही तो है कुछ। वो पेपर दे दिए, पैसा ले लिया, मार्केट में पैसा खत्म, डिमांड खत्म, आरबीआई ने अपने पास लॉक लगा लिया पैसा। 27 बताओ कोई, किसी को आता है तो। सर ए पार्ट। टैक्स घटा दिए, डिमांड तो बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम घटेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। इंक्रीज, फॉल, इंक्रीज, बिल्कुल सही है ये। अगला, स्लम्प का मतलब होता है डिप्रेशन, लेस डिमांड, वेरी लो डिमांड। कोरोना के बाद एकदम स्लम्प आ गया था, बिल्कुल डिमांड नहीं थी, डिप्रेशन का माहौल। तो यहां से आउट आने के लिए क्या करें बताओ, डिमांड को इंक्रीज करना। क्या लग रहा है, कौन सा मेथड फिट बैठेगा? डी पार्ट। टैक्स घटाओ, खर्चे बढ़ाओ, बिल्कुल सही। इंक्रीज टैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, पहली पब्लिक में पैसा नहीं है। और सी भी फिट नहीं बैठता, गवर्नमेंट को तो अपने खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं ऐसे में। ट्वेंटी नाइन बताओ। सर डिक्रीज।
तो नेगेटिव रिलेशन होगा। सही है। 30, पहले भी आया था ऐसा एक। डी, प्लैंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डिमांड। देखो डिमांड करोगे तो एक्सपेंडिचर होगा, थोड़ी इंग्लिश इधर उधर करी जाती है पेपर में। और आउटपुट का मतलब होता है सप्लाई, वर्ड्स लिखते रहना। और प्लैंड का दूसरा नाम होता है एक्स आंटे। तो प्लान, डिमांड और सप्लाई अच्छे हो, यानी प्लैंड खर्चे और प्लैंड आउटपुट, नाम बदल दिया। एक्चुअल से हमें कोई लेना देना नहीं होता। आउटपुट इज इक्वल टू कंजम्पशन माइनस इन्वेस्टमेंट, ये भी बिल्कुल गलत। कंजम्पशन भी बिल्कुल गलत, बाकी तो सब गलत। डी बिल्कुल फिट। 31, Sir, 80, A part. 80। चलो चेक करते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो एमपीएस आ गया 0.25। के निकालो 4। के का दूसरा फॉर्मूला 20 बिलियन डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कोई बात नहीं, प्लस हो या माइनस हो। करेक्शन करता हूँ जरा। 20 बिलियन डिक्रीज माइनस 20, तो एक्स आ गया -80, यानी फॉल इन इनकम। इनकम बोल लो, आउटपुट बोल लो, ठीक है, साइड में लिख भी लो, इनकम आउटपुट एक ही होता है। क्योंकि जो आउटपुट हमने बनाया है उसकी वैल्यू को ही हम इनकम बोलते हैं। तो वैसे भी तुम्हें याद होगा, एएस लाइन और इनकम लाइन 45 डिग्री वाली जो हम बनाते थे, एक ही मानते हैं। तो ए, ठीक है। 32, ये थोड़ा सा अलग है, वैसे मुझे लगता नहीं है इस टाइप का है, पर कई स्कूल वाले दे देते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होना। थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग्स करना। सेफ्टी टॉपिक है, कई स्कूल वाले कहते हैं इसलिए हम भी करा देते हैं। बोर्ड वालों ने नहीं पूछा वैसे, पर वर्ड एनसीईआरटी में कोने में थ्रिफ्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए सेफ्टी के लिए वाली बात आ जाती है। सेविंग्स का चक्कर ऐसा है जहां कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है आपस में। मतलब थोड़ा खुद भी सोचना है, देखो अगर तुमसे आंसर हो जाए तो। हम सब लोगों को अपने बुरे वक्त के लिए बताओ, पैसा बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए सेव करके? क्या लगता है? बचाना चाहिए। तो एट पर्सनल लेवल, बट देश का हर बंदा अगर सेविंग्स बढ़ा दे,
बताओ, देश के बिजनेस चलेंगे या फ्लॉप होने शुरू हो जाएंगे? फ्लॉप होने शुरू हो फ्लॉप जाएंगे। होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बताओ, इंक्रीज। फ्यूचर इनकम डिक्रीज। फ्यूचर सेविंग्स, जब मैं कमाऊंगा ही नहीं तो सेव कहां से करूंगा? तो अगर ये देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, एक बार हम कह रहे हैं पैसा बचाओ, और अगर देश की नजर से कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं मत बचाओ, सब बर्बाद हो जाएंगे। सबने अगर पैसा लॉक करना शुरू कर दिया ना, सब बर्बाद हो जाएंगे। कोरोना के बाद डिप्रेशन क्यों आया? फर्स्ट ईयर की बात है वैसे, ही कॉलेज में ये सब बातें होती हैं, पर इंट्रो तुम्हारा 12th से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कोरोना मेन खबर है इस 2 सालों से, तो कनेक्शन बना सकते हो। टर्म 1 में भी हमने कहा था सेफ्टी के लिए कनेक्शन बनाओ, जो जो चैप्टर्स होते थे तब, अब भी हैं तो बनाएंगे अपनी तरफ से तो हम कनेक्शन, कि सब लोगों ने पैसे को लॉक कर लिया, पहले ही कम था और लॉक कर लिया। बिजनेस सबके बंद हो गए, सबने देखा है, अपने बिजनेस हो, आस पड़ोस यार दोस्त, बिजनेस बंद। बिजनेस बंद होते ही सबकी नौकरियां गई। नौकरियां गई तो अब जब इनकम ही नहीं है तो बचत कहाँ से होगा? तो फ्यूचर के लिए मैंने अपनी इनकम और बचत देश के सब लोगों ने बर्बाद कर दी। अगर देश के हर लोग सेविंग्स करने लग गए अगर, तो इसे बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब अगर इतनी बड़ी हिंदी लिखने के बाद बताओ, कुछ इंग्लिश समझ आ रही है? इस ऑप्शनों में से कौन सी फिट हो रही है? सर बी पार्ट। बी बिल्कुल सही आंसर है, कि सबने अगर सेविंग करी तो सबकी इनकम कम हो जाएगी, और फिर कहां से सेविंग करेंगे? मैं तो कुछ कमा ही नहीं पाऊंगा फ्यूचर में। तो ये सेविंग ऐसा पैराडॉक्स है, यानी गड़बड़ वाला वर्ड है, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है कि करें या ना करें। इसलिए फिर इकोनॉमिक्स फाइनली कहती है थोड़ी सी करो बस, सब थोड़ी सी करो। सब ज्यादा करेंगे देश बर्बाद होगा, सब कुछ नहीं करेंगे तो बुरा वक्त आ गया तो हम बर्बाद खुद ही हो जाएंगे, पैसा नहीं होगा हमारे पास। ये जनरल नॉलेज की या कोरोना रिलेटेड, इसको मैं बना सकता हूँ। कोरोना में डर बैठा था तो यही हुआ है सारा, जो बिजनेस बर्बाद हुए, नौकरियां, और भी कारण थे पर एक कारण ये भी था कि जो पैसा था भी वो भी हम सबने खर्च नहीं करा, वो पता नहीं कब तक गड़बड़ चले। 33 बताओ। क्या लग रहा है? क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है? थोड़ा दिमाग चलाओ भी जरा सब। के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। एमपीएस का क्या होता है बताओ? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो बताओ के क्या बन गया? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एस। ये तो हमने कुछ अलग ही डिराइव कर दिया। सेफ्टी के लिए ऐसी बातें थोड़ी एक्स्ट्रा हम करते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एस, पहला ऑप्शन ही ठीक है। तो पर एक बात ध्यान रखना, पेपर के अंदर जब तक ऐसा उल्टा सीधा कोई हाई ऑर्डर बात नहीं पूछी गई, तब तक तुम्हें हाई ऑर्डर बातें नहीं लिखनी। क्योंकि हमारे देश में एक थोड़ी दिक्कत है, पेपर कहीं आसपास गांव वगैरह में या कहीं इधर उधर हल्की जगह चेक होने चला गया, और चेकर को ही नहीं है पता अगर हाई लेवल बातें, तो और नुकसान हो जाएगा। हम तो लिख रहे हैं हाई लेवल अच्छा बनने के लिए, और उधर उसी, क्योंकि मार्किंग में तो स्ट्रेट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर हाई ऑर्डर नहीं है तो आंसर भी तो हाई ऑर्डर नहीं होगा। कहीं तुम ये फॉर्मूला लिख के आ जाओ मल्टीप्लायर इज दिस, तो गड़बड़ है। हाँ, वो पूछें तुमसे कि ये कैसे हो सकता है तो हम एक्स्ट्रा करेंगे। या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट तो उन्होंने पूछा नहीं, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम उसको बता रहे हो चेकर को भाई पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है, ये होता है, वो होता है, वो कंफ्यूज नहीं करना होता हमें चेकर को। फिर उसके बाद कई मुझे कहते हैं भैया आपने तो बताया था हाई ऑर्डर, तो ये मैं बार बार बीच में इसलिए बोलता हूँ हाई ऑर्डर मतलब क्वेश्चन हाई ऑर्डर होना चाहिए। क्वेश्चन नॉर्मल है, आंसर हाई ऑर्डर एक्स्ट्रा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पूछा जाता तो एक्स्ट्रा काम करना होता, अदरवाइज नहीं।
34 बताओ आंसर। थर्टी फोर कितना हुआ बताओ एमपीएस। देखो जरा कोई बताओ। 0.09। तो कई लोग क्या करते हैं 0.1 करके और के को 10 कर दिया, काम खत्म। नहीं, 0.91 है तो ये नन ऑफ द अबव आ रहा है। 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ये। तो ऐसे बेसिक गड़बड़ भी कई बच्चे कर चुके हैं पेपरों में पहले। नन ऑफ द अबव 1 पॉइंट ये कुछ आता है 0.9 के करीब। थर्टी फाइव देखो भाई किसी से निकलता है अगर तो। और 0.8। 0.8 अच्छा चलो चेक करते हैं। डेल्टा वाई 50 अपॉन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमने करी 10 5। अब कॉम्स लगा दो। तो एमपीएस आ गया 1/5 0.2। तो बिल्कुल सही है 0.8। 36 बताओ। फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड आ गया। एक्सेस डेफिशिएंट वर्ड में से कोई बताओ, या इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी। बताओ क्या लग रहा है आंसर। डिफ्लेटरी का। ए बी सी में से बताओ। ए बी। सर ए। ए डिफ्लेशनरी। अब कई सोचते हैं भाई मोर वर्ड लिखा है, मोर वर्ड तो गड़बड़ कर रहा है। मोर मतलब एक्सेस। तो ध्यान से पढ़ना है हमें, एडी को लिखना होता है। एडी मोर या लेस। बताओ एस इज मोर लिखा है तो मतलब एडी क्या है। लेस देन एस। तो एडी अगर छोटा है तो ये तो डेफिशिएंट डिमांड हो गई, मतलब डिफ्लेशनरी गैप। 37 क्वेश्चन देखो, ऊपर फुल वर्ड था, यहाँ फुल वर्ड नहीं है। अब बोलो क्या आंसर होगा। ए एस इज मोर, फुल वर्ड नहीं है। अगर फुल नहीं लिखा तो एक्सेस डेफिशिएंट इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी ये तो हो नहीं सकता। बस इतना लिखा है एएस ज्यादा है एडी कम है। बताओ गोडाउन में स्टॉक क्या लगता है, बढ़ जाएगा घट जाएगा। डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। बढ़ बढ़ जाएगा। जाए। हाँ। डी पार्ट। 36 37 क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये एमसीक्यू तो मैंने बना दिया, बोर्ड में नॉर्मल क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रॉब्लम या एक्सप्लेन द सिचुएशन बस। उसके बाद कभी 3 कभी 4, और बहुत बंदे कई बार हमने देखा है बाहर आके बहुत रोते भी हैं कि क्वेश्चन था 36 और समझा के आ गए ये वाला डायग्राम अनप्लैन्ड अनडिजायर्ड 0 नंबर। क्वेश्चन था 37
और समझा के आ गए एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, गैप वैप, फिर से 0 नंबर। बंदे को क्वेश्चन ना आता हो अफसोस नहीं होता, आता हुआ क्वेश्चन 0 नंबर ले आओ वो अफसोस होता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जल्दबाजी कर दी तुमने। दोनों क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एक साथ लिखे हैं, 36, 37, 38। बताओ। एएस और एडी बोल लो, एक्सपेंडिचर बोल लो, ऐसे तो एक्सपेंडिचर ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं पूछा, ये तो बोला है ऑलवेज इक्वल। नेशनल इनकम। हाँ, इक्विलिब्रियम होता ना तो सोचना पड़ता है वही एडी और टोटल एक्सपेंडिचर। ऑलवेज तो नहीं होता एडीएस, बट एएस एंड नेशनल इनकम यानी वाई वो हमेशा इक्वल होता है। तो जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाती है। अगले पे चलते हैं। सेकंड असाइनमेंट। इक्विलिब्रियम पे है इकोनॉमी, मतलब एडी इज इक्वल टू एएस तो है, और एएस मतलब होता है वाई, और वाई हमें गिवन है। बताओ भी, किसी को आइडिया आ रहा है कुछ का? क्या करें? सी प्लस आई वाई, सी बार प्लस बी वाई। सी बार ये रहा, बी यहां से निकल जाएगा 0.7, 1 से माइनस करके, वाई गिवन है। ये आ गया हमारा 140। कुछ पूछना हो किसी ने तो बता देना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बताओ क्वेश्चन सेकंड में कितना आ रहा है मल्टीप्लायर? सर 4। 4 सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 इज इक्वल टू डेल्टा आई है 2000 करोड़, हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। कितना हो गया बताओ आंसर फिर? 8,000। थर्ड, 75% ऑफ एक्स्ट्रा जो कमाओगे वो उड़ाओगे, तो हिंट मिल गई। क्या हिंट मिल गई बताओ? बी कितना है? 0.75। एमपीएस डिफरेंस हो गया 1 में से 0.25। ये आ गया 4। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 1000। डेल्टा वाई 4। बी पार्ट बताओ कैसे करें कोई? बी
डेल्टा वाई अभी निकाला है 4000, डेल्टा सी लगा दो एमपीसी के फॉर्मूले में, 3000 आ गए। एमपीसी का फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा सी वाई डेल्टा वाई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब थोड़ी जगह कम हो रही है, ये हटा देता हूँ। क्वेश्चन 4 करते हैं। बताओ किसी को कोई आइडिया? 66.67। अच्छा, चलो चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ी एक्स, इनकम बढ़ी 3 टाइम्स, 3x, ये आ गया 3। तो एमपीएस आ गया 1/3, और एमपीसी निकालना है तो वो हो गया 2/3। आपने ना पॉइंट में बोला था ना, 66 बोला था या 0.66 बोला था? तो 66.67। नहीं नहीं, 66 तो नहीं हो सकता ना, 1 तो मैक्सिमम होता है एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल। अच्छा, ये 0.66। हाँ, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना, कोई क्वेश्चन कर रहे हो अगर एमपीसी एमपीएस 1 से बड़ा आ रहा है तो मतलब वैसे ही समझ जाओ गड़बड़ हो गई है। ओके। मैक्सिमम लिमिट 1 होती है। यस सर। चलो 5th क्वेश्चन, बताओ कहीं रिपीट तो नहीं हो गया? वैसे तो सर 4x हो जाएगी इनकम। हाँ, अब देखो फर्क क्या है। ये वर्ड एक गड़बड़ कर रहा है, मोर। वो 3 टाइम है, ये 3 टाइम मोर है। वैसे तो अकाउंट्स मैथ्स वाले जो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे उन्होंने देखा होगा ऐसी बातें मैथ्स अकाउंट्स में भी होती हैं, मोर या सिर्फ 3 टाइम्स, पर इको में भी है, तो इसलिए ध्यान देना है। तो अब जो इंक्रीज इन इनकम लोगे ना, 3 टाइम्स प्लस करोगे यानी x प्लस 3x, तो 4x। तो जो k निकलेगा वो निकलेगा 4, और MPS निकलेगा 0.25। सेम प्रोसीजर है जो ऊपर किया, पर 3 की जगह 4, तो 1/4.25 और वो 0.75। नहीं, 1/1 मिनट रुको, 4x, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 6th। इनकम, तो बताओ भी एमपीएस कितना है? देखो
न्यू माइनस ओल्ड करना होता है हमेशा। 0.10। ये आ गया 1/amps 10। अगला 7th। अब इसको सॉल्व करने में टाइम मत वेस्ट करना। 1/3 1/7 ऐसे कुछ भी हो, सीधा k इक्वल टू 1/amps। मान लो 1/7 होता तो पहले 1/7 कर रहे हो, फिर 1 डिवाइडेड बाय पॉइंट कुछ कर रहे हो, 7 तब भी नहीं आता, राउंड ऑफ होके गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ऐसे में फ्रैक्शन सही रहते हैं। बताओ आंसर क्या आ रहा है। डेल्टा इन्वेस्टमेंट लिखिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 300। बताओ आंसर कितना होगा। 900। डेल्टा इन्वेस्टमेंट 300 मल्टीप्लाई कर दो 900। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी। देखो भी अपने आप सॉल्व करके, जिसका अगर निकलता है पहले आंसर तो। नेशनल इनकम वाई गिवन है, सी बार ये रहा, बी मिसिंग है, कोई बात नहीं। आई सौ 1000 बी इज इक्वल टू 700। 0.7 आ गया 700/1000। अगला 9th। 60% ऑफ इंक्रीज इनकम कंजम्पशन है, यानी MPC। 60% बोल लो या 0.6 एक ही बात है। तो के आ गया 1/0.4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5। बताओ भी आंसर आया अगर किसी का तो। इनकम 10 करोड़ और सेविंग 4 करोड़। हाँ सही है। तो 4 करोड़ हमने और इन्वेस्ट करे हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। और MPS का भी लगा देते हैं। 0.4 था MPS। डेल्टा वाई है 10, तो डेल्टा ऐसा आ गया 10 इंटू 0.4, 4 आ गया।
अब करते हैं अगला क्वेश्चन 11th। सर 10th का क्या होगा? इन्फिनिटी। अच्छा 10th अभी रह गया, रुको एक मिनट, मैं जरा थोड़ा डिलीट करता रहा हूँ साथ साथ। एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि डेल्टा सी और डेल्टा वाई मेरा बराबर हो चुका है, यानी 1 होगा एमपीसी। तो एमपीएस 0 हो गया, क्योंकि टोटल तो 1 होता है। इन्फिनिटी बिल्कुल सही आंसर है। चलो 11th, क्या लगता है अभी बताओ कैसे करें? इक्विलिब्रियम वाई तो गिवन है 12। एमपीसी अपॉन एमपीएस 3:1, यानी 3/1, तो हिंट मिल गई। एमपीएस 1/4, के इज इक्वल टू 1/1/4, तो 4 आ गया के। बताओ आंसर कितना आ गया फिर? 2000। हाँ, इसको आगे ले जाता हूँ यहाँ। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम 20,000। अब हमें दिमाग चलाना है कि चेंज कितना हुआ। ये देखो, इससे पता चला डेल्टा वाई 8,000 है। 12 और 20, 8 का डेल्टा वाई चाहिए मुझे। इक्वेशन में लिख लेता हूँ। तो सही है। आगे करोड़ वरोड़ लाख जो है ना वो सब लगा लेना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। चलो 12th करते हैं। थोड़ा और डिलीट कर देता हूँ। देखो भाई, निकालो, किसी का निकलता है अगर तो। इक्विलिब्रियम निकालना है हमें। 12,200। देखते हैं लोग। सी बार 120, मल्टीप्लायर 10 है, तो इससे हिंट मिल गई। तो एमपीएस आ गया 0.1 और एमपीसी आ गया 0.9। अब इस हिंट को यूज कर लेते हैं। 0.9y आई है 1100 इजिकल टू वाई। 120 प्लस 1100, 1220 इजिकल टू, ये 0.9 उधर चला गया तो 0.1 वाई। बिल्कुल सही आंसर है, 1220 अपॉन 0.1,
यानी 12,200। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गया 12,200। चलो आगे बढ़ते हैं। 13th, फिर से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वाई तो गिवन है 2000, बाकी सब निकालना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। एस की इक्वेशन गिवन है, दो तरीके हैं, किसी से भी कर सकते हो, या तो AD इजिकल टू AS कर दो, या S इजिकल टू I कर दो। कैसे भी कर लो, आंसर वही आएगा। चलो पहले ADS कर लेते हैं। C गिवन है और S गिवन है, तो C आ गया। क्योंकि सेविंग माइनस C बार होता है, कंजम्पशन प्लस C बार, सेविंग MPS 0.25 तो MPC 0.75। C आ गया, लिख देते हैं इक्वेशन में। प्लस I मिसिंग है, इजिकल टू Y तो हमें गिवन है, ये रहा Y 2000, इक्विलिब्रियम वाला Y है। सॉल्व करते हैं इसको। आंसर आए किसी का तो बताना भाई। सर 300 इन्वेस्टमेंट। 300, चलो चेक करते हैं। बिल्कुल सही आंसर, आई आ गया 300। और देखते हैं क्वेश्चन में। ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकाल लिया था पहले ही, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200, मल्टीप्लायर निकालना है, बताओ। सर पोल। MPS 0.25 है, क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट। अब आ जाओ 14। पहला तो इक्विलिब्रियम निकालो, देखो निकाल के भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। कितना आ रहा आंसर देखो। कितना आ रहा है अभी बताओ। I70 इक्वल टू वाई। 650। कितना आ रहा है? 650। 650, सही है। और देखो क्या निकाला है क्वेश्चन ने। पार्ट 1 तो हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10। सेकंड पार्ट करते हैं। तो पहले 60 प्लस 70 था, तो 70 की जगह अब हो चुका है 80। 70 की जगह अब 80 लिख दो, बस एक ये चेंज हुआ है।
पहले 70 अब 80। सॉल्व करके देखो कितना होगा। $700। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन में, मल्टीप्लायर निकालो इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से। निकाल तो हम वैसे भी सकते थे, पर क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से निकालो जो तुमने अभी करा है। तो देखो इनकम में बदलाव कितना आ गया बताओ। देखो 650 से 700, 50। और इन्वेस्टमेंट में बदलाव आया था 70 से 80, 10। 5 आ गया मल्टीप्लायर। निकाल तो कॉम से भी सकते थे तो भी 5 आता, पर क्वेश्चन ने कहा किसी अलग स्टाइल से। क्वेश्चन ने एमपीएस से नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वाले मेथड से बताओ। इसलिए हमने ये 650 से 700 जंप लगा के और फिर के निकाला। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पिछला वाला, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। फिफ्टींथ, बताओ क्या लगता है एमपीसी कितना है? 75% उड़ा रहे हैं, मतलब 0.75 एमपीसी। ये सारे अलग अलग बोर्ड्स के, कभी किसी साल कभी किसी साल। तो इससे ये फायदा होता है भाई, हमने अलग अलग मान लो 10 साल के पेपरों के क्वेश्चन कर लिए, तो हमारा वाला साल 11वां भी हमसे हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। k इज इक्वल टू 4। अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। इन्वेस्टमेंट 1000 से बड़ी है, k 4, तो डेल्टा y 4000। कुछ पूछना हो तो बता देना अभी बीच में, क्योंकि सारे मिलते जुलते हैं इसलिए फास्ट कर दिया। 16 डिलीट कर देना, वो गलती से 2 बार हो गया। 17। सबसे पहला पार्ट ब्रेक इवन। बताओ भी याद है किसी को ब्रेक इवन पे क्या होता है? C is equal to I. सॉल्व करो। तीन सौ इक्वल टू 0.6y। 500. 500। ये आ गया ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। सेकंड, इक्विलिब्रियम का क्या आंसर होता है बताओ। इक्विलिब्रियम की AD इज इक्वल टू AS। देखो भाई निकाल के आंसर जरा।
2000. चेक कर लेते हैं। आई जोड़ रहा हूँ अब की बार 900। टू थाउजेंड बिल्कुल ठीक है। तो पहला y निकला था 500, दूसरा y निकला 2000। कई बच्चे परेशान, अरे y बदलते जा रहे हैं। y तो बदलेगा, y तो 50,000 y हो सकते हैं, 100, 200, 300, 10,000, 5 करोड़। पर ब्रेक इवन पर सिंगल होगा, इक्विलिब्रियम पर सिंगल होगा। एक पर्टिकुलर रैंडम y कोई और भी हो सकता है। तो y बहुत हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। रैंडम y भी हो सकते हैं जो ना ब्रेक इवन है ना इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। कंजम्पशन निकालो एट इक्विलिब्रियम। निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम y है 2000। बताओ कितना आ गया फिर? 800 और 300, 1100। फोर्थ, y निकालना है अब की बार। AD इज 1600, AD गिवन है हमें 1600, y मिसिंग है। I था हमारा 900। तो ये AD वाली ऊपर जो इक्वेशन थी, ये AD, ये नीचे ले आओ, पर y मिसिंग है, y निकालना है। देखो कितना आ रहा है y? 1000. तो 1600 में से 1200 काट दिए, 400 इज इक्वल टू 0.4। y बिल्कुल सही है। अब एक नया y आ गया, लो 1000। फिफ्थ मल्टीप्लायर, 1 अपॉन कितना हो गया बताओ? 0.4 है तो MPS 0.6 हो गया। 10 वन, by 6. हाँ 10/6। 1 डिवाइडेड बाय 0.6, एक आध पॉइंट तक लिख लो, 1.6। अगला लास्ट, ये सिक्स्थ पार्ट। के तो आ ही गया। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1200। ऐसा करते हैं फिर, इसको राउंड ऑफ नहीं करते, फ्रैक्शन ही रहने देते हैं, क्योंकि अब काटना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये कटेगा नहीं पूरा। 1/0.6 ही रहने देते हैं, या 10/6 रहने दो इसको। अब अगला पार्ट, सिक्स्थ लास्ट। 2000. हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 1200। क्योंकि राउंड ऑफ करने के चक्कर में आंसर मैच नहीं होगा। अब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 2000। 0.6 लेके करोगे ना, गलत आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो चलो, ये असाइनमेंट भी पूरा होता है। फिर इसके बाद IID के कुछ टेस्ट अपलोड कर रखे हैं ऐप पर, देख लेना। कोशिश करना एक बार जितना अटेम्प्ट हो, अच्छी बात है, नहीं तो